चलिए तो ये क्या था, कास्ट रूल। ओके अब देखिए, अब सिंपली आपको जो याद रखना है, अगर कोई एंगल इस क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 0 से 90 बीच में, तो वो तो आपने 90 तक वैल्यू याद रख सकती है, सब पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। अगर इस क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू जैसे मान लो 120 है, तो 120 को आप या तो 90 प्लस 30 लिख लो या 180 माइनस 60 लिख लो, ठीक है। ऐसे इस कोई क्वाड्रेंट में वैल्यू है तो उसको लिख लो 180 प्लस या 270 माइनस, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू है तो इसको लिख लो 360 माइनस या 0 माइनस, और इसको लिख लीजिए आप या 270 प्लस, वो आपकी इच्छा, आप उसको कैसा लिख रहे हैं, ठीक है। अब आपको जो ध्यान देना है वो ये देना है कि जब भी आप इस लाइन पे यानी 90 प्लस या 270 प्लस या माइनस, है ना, या यानी जब आपका कोई एंगल ऐसा है जिसको आप 90 प्लस या 90 माइनस या 270 प्लस या 270 माइनस में लिख रहे हैं, तो कन्वर्ट हो जाता है। देखो साइन कन्वर्ट हो जाता है, जैसे साइन 120 की वैल्यू लिखनी है तो आपने लिखा साइन 90 प्लस 30। अच्छा, तो 90 प्लस 30 लिखा है तो 180 का मतलब एंगल तो 90 से कम ही होगा ना, तो हमेशा इसको लिख लो, देखो कोस 30, बस कन्वर्ट कर लो। तो आपको वैल्यू कहां तक याद रखनी पड़ी, वैल्यू आपको याद रखनी पड़ी सिर्फ 90 तक, तो कोस 120 यानी 90 प्लस 30, तो साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में। अच्छा, अब दूसरा इसके आगे प्लस या माइनस लगाना पड़ेगा। अब देखो साइन की वैल्यू लिख रहे हो 90 प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस, तो ये वैल्यू रहेगी प्लस, यानी साइन 120 की वैल्यू वही रहेगी जो कोस 30 की वैल्यू रहेगी, जो किसकी वैल्यू रहेगी, कोस 30 की वैल्यू। समझ में आई आपको बात? अच्छा ही, तो देखो कन्वर्जन किस में होता है, देखो साइन जो होता है वो कन्वर्ट होता है कोस में, कोस जो कन्वर्ट होता है वो होता है साइन में, tan जो कन्वर्ट होता है वो होता है कोट में, और इनके उल्टे, जैसे कोसेक को करोगे तो इसका उल्टा कर लो सेक, सेकेंड को कन्वर्ट करोगे तो इसका उल्टा कर लो कोसेक, है ना, ये आपस में कन्वर्ट होते हैं। पर कन्वर्ट कब होते हैं, जब 90 प्लस माइनस हो या 270 प्लस माइनस हो। अच्छा, इस लाइन से कभी लिखोगे, जैसे 180 प्लस माइनस लिखा, 180 इसमें तो 180 प्लस और इसमें लिखा 180 माइनस, है ना, तो 180 या 360 से प्लस माइनस में हो तो वैल्यू चेंज, मतलब कि जो साइन में ही रहेगा, कोस में ही रहेगा, टेन में ही रहेगा, कोट में ही रहेगा, तब चेंज नहीं होते। चेंज कब होते हैं, साइन कोस में, ये चेंजेस कब आते हैं, जब इस लाइन के प्लस माइनस लिखते हो। इस लाइन के प्लस माइनस लिखोगे तो जो साइन है वो साइन ही रहेगा, कोस है वो कोस ही रहेगा। देखो फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि मैंने आपका लिखा, मान लीजिए देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो सारी वैल्यू आपको याद ही है, आगे भी लिखवाई थी। अगर मैं आपसे कहूं सेकंड क्वाड्रेंट की बात, यानी साइन 90 प्लस थीटा हो, यानी कोई वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में हो जिसको आपने 90 प्लस लिख लिया, तो अगर आपने उसको 90 प्लस लिखा है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा, और कोस 90 प्लस थीटा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कोस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, ठीक है। अच्छा, कोस सेकंड क्वाड्रेंट के में लिखा हुआ है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस लगा दो अपनी तरफ से, क्योंकि देखो थीटा तो 90 कम है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू तो पॉजिटिव है, कोई आप तो इसको साइन थीटा लिख लो, थीटा 90 कम है, तो 90 कम है तो सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो माइनस आप अपनी तरफ से लगाओ, क्योंकि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं tan 90 प्लस थीटा, तो tan किसमें कन्वर्ट होता है, कोट में, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस का कोट थीटा, क्योंकि tan बीच में कैसा रहता है, नेगेटिव। बाकी तीनों इसके रेसिप्रोकल है, इनको उल्टा कर लीजिए, तीनों रेसिप्रोकल आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कोसेक, यहाँ पे कोसेक आएगा तो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड आएगा तो यहाँ पे कोसेक आ जाएगा, यहाँ पे कोट आएगा तो ये है ना, बाकी आप तीन वैल्यू याद रख लीजिए, ठीक है। ऐसे ही अगर साइन 90 माइनस थीटा होता, साइन 90 माइनस थीटा, अब गोस देखता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा होता तो आप लिखते इसको कोस थीटा, भाई 90 साथ चल रहा है ना, तो और साइन कैसा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब 90 माइनस जब भी होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आने वाली, तो सबके आगे प्लस साइन आएगा, कोस 90 माइनस थीटा, ये होगा साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा, ये होगा कोट थीटा। देखो मैं आपको सिर्फ तीन वैल्यू लिख के दे रहा हूँ, बाकी तीन तो इनके रेसिप्रोकल होते हैं, है ना जी, बात समझ में आई। साइन 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा, जैसे मान लो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 हो, तो देखो 30 हटाओगे तो साइन 60
और यहाँ पे आएगा cos 30। sin 60 और cos 30 वैल्यू बराबर होती है ना, आप चेक कर लो। देखो आपने ऐसे लिखा था, टेबल यू लिखी थी और फिर इसको इस साइड से उल्टा लिख दिया था, तो जो sin 60 पे आ रहा था वो cos 30 पे आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए जी, अब देखो ये तो हो गया इस लाइन के बाद, अब आ जाइए इस लाइन पे। ठीक है, अब आप बोलते जाइए, देखो इस लाइन पे क्या साइन कोस चेंज होते हैं? नहीं होते। तो मैं लिखा साइन 180 माइनस थीटा। तो जब तक मैं 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो आप कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो देखो साइन का क्या रहेगा? साइन, और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो यहाँ इससे नहीं देखना है, इससे देखना है आपको, तो इसकी वैल्यू लिखनी है ना। तो साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। देखो कोस 180 माइनस थीटा बोलो भाई, तो 180 तो कोस ही रहेगा, चेंज होते हैं। अब जो कोस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में तो भाई साहब कोस कैसा होता है? नेगेटिव। tan 180 माइनस थीटा ये कैसा होगा? tan है तो भाई tan ही रहेगा क्योंकि 180 है, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो tan कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? तो देखो आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा 180 प्लस थीटा होता है, अगर होता है साइन 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, और tan 180 प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में? आप थर्ड में। देखो 180 के साथ चलता है तो देखो साइन तो साइन ही रहेगा, बाकी ये वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में tan के कोस साइन कैसा होता है? नेगेटिव। कोस भी कैसा होता है? नेगेटिव, तो माइनस कोस थीटा, और ये कैसा होता है? पॉजिटिव, तो tan थीटा। बात समझ में आ रही है? तो देखो ये वैल्यू हमेशा 90 से कम है, तो देखो आपको सिर्फ वैल्यू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की याद हो जाएंगे तो ही काम चल जाएगा आपका ना। चलिए जी, अभी एग्जांपल और करेंगे इसका ना। ऐसा क्या आप 270 का लिख सकते हैं? देखो आप मेरे साथ साथ सोचिएगा क्या आएगा उसके बाद, है ना। ये सारी वैल्यू आप लिख लीजिएगा, जितने भी फॉर्मूले हैं ना। अच्छा जी, बोलिए साइन 270 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा। तो 270 से कम है तो वैसे कौन से एंगल, कौन से क्वाड्रेंट में चल रहे हो आप? थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें चल रहे हो आप? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? सिर्फ tan। अब देखो क्या ये वर्टिकल लाइन पे है 90 और 270, तो वैसे चेंज होंगे, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा? कोस में। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये कैसा होता है? नेगेटिव। अच्छा कोस भी थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव। इसको लिख लो माइनस साइन थीटा, इसको क्या लिख लोगे भाई? कोस थीटा, प्लस का कोस थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। बात समझ में आई? अच्छा चलिए अब प्लस की वैल्यू लिखिए, अगर यहाँ पे प्लस होते तब क्या होता? तो प्लस होता तो आप किस कौन से क्वाड्रेंट में होते? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कोस। तो देखो साइन नेगेटिव, tan भी नेगेटिव, और कोस कैसा हो जाता? पॉजिटिव। तो 270 के साथ चल रहे हो तो भाई चेंज होंगे साइन कोस वगैरह। ठीक है, अब आ जाइए 360 के साथ। ठीक है, तो साइन देखो 360 और 0 तो एक ही बात है ना, तो इसको 0 प्लस थीटा लिखोगे तो साइन थीटा ही हो गया। तो साइन थीटा कोस थीटा कोस थीटा tan थीटा। तो 360 जब भी हो उसको आप क्या लिख लो? 0 लिख लो। क्या लिख लो उसको? 0। तो 0 प्लस थीटा साइन थीटा है तो कितना? देखो क्योंकि यहाँ पे 360 है तो चेंज तो होने वाला नहीं, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कोस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अच्छा पर 360 माइनस हो, 360 माइनस, तो देखो तो आप कौन सी क्वाड्रेंट? 360 से कम है तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या पॉजिटिव होगा? कोस। तो देखो कोस 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा। भाई साहब बोलिए इसकी वैल्यू बोलिए। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस आएगा, 360 है तो चेंज नहीं होगा, साइन थीटा। देखो कोस थीटा, और ये कैसा होगा? पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कैसा होता है? पॉजिटिव। अच्छा जी tan ये कैसा होता है? नेगेटिव और माइनस। क्या आप 360 को 0 भी लिख सकते हैं? यस सर। तो अगर आप इधर से लेकर 0 लिख दें इसको तो यहाँ पे बचेगा माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा ही, बस यहाँ पे 0 लिख लीजिए आप। कोस माइनस थीटा कितना होता है? कोस थीटा। और tan माइनस थीटा कितना होता है? tan थीटा। इसलिए ऐसा भी याद रखा जाता है कि जब भी कोस के साथ माइनस होता है तो कोस माइनस को खा जाता है, बाकी साइन में माइनस बाहर, tan है
तो बाहर कोस के साथ माइनस लगा दिया तो कोस को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस थीटा क्या रहता है, कोस थीटा, कोस माइनस को खा जाता है। बात समझ में आ रही है? अभी जो अपन वो a प्लस बी के फॉर्म में लिख रहे थे तो मैंने कहा था a की जगह माइनस, जो a प्लस बी था, अब a माइनस बी लिखना तो b की जगह माइनस बी लिख दो। तो जहां जहां कोस आ रहा था वहां पे आपने माइनस लिखते माइनस गायब हो जाएगा, और जहां जहां साइन के साथ आ रहा है वहां पे माइनस बाहर आ जाएगा ना, उन फॉर्म में एक बार आप चेक कीजिएगा। चलिए ये हो गए। अच्छा चलो अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई वैल्यू लिखिए आप साइन 120, दूसरा साइन या कोस लिखिए, चलो कोस 150, थर्ड tan 210 और फोर्थ मान लीजिए मैं लिख दिया कोट 300। देखो अब वैल्यू सब 90 से ज्यादा है, पर देखो इनकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आया साइन 120। अब इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, जिस तरीके से लिखे वो आपकी चॉइस है। या तो इसको लिख सकते हो 90 प्लस 30, या लिख सकते हो 180 माइनस 60। कितना लिख सकते हो? 180 माइनस 60। मैं तो इसको 180 माइनस 60 लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 180 जब भी और 360 जब भी आता है तो साइन अनचेंज रहता है ना, सॉरी फंक्शन अनचेंज रहता है। तो इसको लिख लो साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हो। अच्छा जी, अच्छा 180 माइनस 60 क्या, तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस लगाओ, ठीक है। और साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, और कितना हो जाएगा 60। देखो फॉर्मूला चेक करो, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता था, प्लस साइन थीटा होता था ना, जो आपको फॉर्मूला लिखना है उनमें से चेक कर लो। या सिंपली देखो इसको 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस है तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही, और ये लिख दो भाई थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में आप ध्यान से देखो, इसको कोई इसका कोई लेना देना नहीं है। आप देखो कि इसकी वजह से जो किसमें आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, प्लस होता है, हाँ जी। तो साइन 60 यानी इसकी वैल्यू आएगी, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कितनी होती है, √3/2 होती है। तो साइन 120 वैल्यू आएगी √3/2। बात समझ में आई आपको? चलिए दूसरी बात देखिए, अगर इसको मैं लिखता 90 प्लस 30, ऐसा लिख सकता था मैं इसको, बस तो अपन सिर्फ लिखने का तरीका है। इसको मैं लिखता 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 लिखते थे, तो 90 लिखते तो साइन किसमें कन्वर्ट होता, कोस में, कोस 30। अच्छा ये कौन से में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस। इससे कोई नहीं लेना कि कभी इसको लिख के आप कहोगे सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोस नेगेटिव होता है, आप तो वैल्यू इसकी लिख रहे हो ना, तो साइन, साइन कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन है, साइन है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, तो प्लस आएगा। तो साइन प्लस 30 वैल्यू देखो वही √3/2। लिख कैसे भी लो वैल्यू आपकी उतनी ही आने वाली है। चलिए जी अब दूसरा बताइए आप मेरे को, कोस 150 की वैल्यू, तो भाई 150 को क्या लिखें, 180 माइनस 30 है जी, कोस 150। दो तरीके से लिख सकते हो उसको, एक तो लिख सकते हो कोस 180 माइनस 30, या आप इसको 90 प्लस 60 भी लिख सकते थे ना, वो आपकी चॉइस है। 180 में जनरली इसलिए प्रेफर करता हूं कि साइन साइन में रहता है, कोस कोस में रहता है, यानी चेंज नहीं करने पड़ते। तो सबसे पहले भाई 180 लिखना है तो कोस का कोस ही रहेगा, और एंगल लिख दो सीधा सा 30। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, और सेकंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस लगा दो, तो माइनस कोस 30 वैल्यू √3/2। तो कोस 150 की वैल्यू आ गई माइनस का √3/2। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका tan 210। तो सीधी बात थर्ड क्वाड्रेंट है। अब थर्ड क्वाड्रेंट है तो इसको लिख लो 180 प्लस थीटा, तो इसको लिख लो tan 180 प्लस 30, या आप इसको लिख सकते हो 270 माइनस 60। इसको 270 माइनस 60 भी लिख सकते हो, पर 270 लिखोगे तो tan को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोट में। तो मैं तो 180 के हिसाब से लिख दिया भाई, तो tan किस में रहेगा, tan में, फिर इसके साथ एंगल लगा दो, और यहाँ पे प्लस माइनस किसके अकॉर्डिंग रहेगा, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में tan कैसा होता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है उसकी। तो प्लस का और tan 30 वैल्यू तो आपको याद ही होगी 1/√3। भाई ये याद रखना ही है 0 से 90 तक का, बाकी 360 तक तो वैल्यू बस प्लस माइनस का फर्क पड़ता है, वैल्यू तो वही रहती है जी, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क पड़ता है, वैल्यू तो वही रहते हैं। किसी क्वाड्रेंट में प्लस हो जाएगी, किसी में माइनस हो जाएगी, बस। चलिए चलिए कोट, अगला है कोट 300। तो इसको क्या लिख लो, कोट 360 माइनस 60। तो कौन से क्वाड्रेंट में, आप फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट है
तो भाई सिर्फ क्या पॉजिटिव होगा, कोस, है ना, cos 2 से क्या होगा, सिर्फ कोस पॉजिटिव। अभी तो क्या आ रहा है, कोट आ रहा है, तो कोट तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस का कोट 60, चेंज तो होते नहीं है। अच्छा जी, माइनस कोट 60, कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी, 90 तक की वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी। इस तरीके से अपन 0 से 360 के बीच में कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, सिमिलरिटीज, है ना, सिंपल सिंपल से आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या आप अपना काम कर पाएंगे, ओके, ऐसे आप अदर एंगल लिख लीजिए और उनकी वैल्यू लिख लेंगे, आप बात समझ में आ रही है। चलिए अब और देखिए आप, जैसे कि अभी तक आप दो चीजें कर चुके हैं, एक तो लोगरिथम कर चुके हैं और एक कर चुके हैं आप क्या चीज, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के मेन फॉर्मूले आप कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाइए ज्योमेट्री के मेन चीजें, तो ज्योमेट्री की आपको पता ही है, ज्योमेट्री की है ना जी, एरिया वॉल्यूम को तो मैंने आपको बताया नहीं, वो आपको डायरेक्ट पता है, ठीक है। बाकी आपका असाइनमेंट जो दिया था मैंने उसके अंदर दे रखे है ना। अच्छा, एक सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, कई बार ये भी काम आता है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर तब कहलाते हैं, आपने तो भाई रूल भी पढ़ रखे होंगे, जब उनके तीनों एंगल बराबर हो जाए। क्या एंगल बराबर हो जाए, तीनों एंगल। तो उसमें से भी अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा बाय डिफॉल्ट बराबर हो जाता है। तो यानी कैसे भी करके अगर दो एंगल बराबर है तो दोनों ट्रायंगल कैसे कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है। और सिमिलर कहलाते हैं, मान लीजिए ये ए बी सी पी क्यू आर, मान लीजिए ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो सेम आएगा, यानी इसकी ये साइड इसकी ये साइड, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू इसकी बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू इसकी ए सी बाई पी आर। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो क्या हो जाएगा, उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो बराबर आएगा। जैसे कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई लाइन खींची, जैसे मान लीजिए ये है, मैंने ग्राफ बनाया, मैंने कहा कि ये करंट और टाइम के बीच में ग्राफ है और ये ग्राफ है ऐसा, ठीक है। ये 0 है, ये मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए 4 है, ये मान लीजिए 10 है, ठीक। मैं कहूँ 3 सेकंड पे करंट की वैल्यू बताओ, तो देखो 2 सेकंड पे तो दे रखी है, 4 सेकंड पे 0 हो रही है, पर 3 सेकंड पे नहीं दे रखी। तो आप यहाँ से 3 करोगे तो लगभग यहाँ आएगा 3 सेकंड पे करंट की वैल्यू होगी ये वाली, आपको ये था, मान लीजिए वैल्यू है आई। तो ऐसे केस में आपको देखो ये दो ट्रायंगल मान लो, एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, क्या दोनों सिमिलर हैं? चलो चेक करते हैं। क्या इस बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में एक ही एंगल कॉमन है? यस सर। क्या एक एंगल 90 डिग्री है? यस सर। दो एंगल बराबर है तो तीसरे एंगल तो वैसे ही बराबर होंगे। या आप देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, सेम लाइन कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ट्रायंगल सिमिलर है। तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, ये तो दे रखी है कितनी, 10, अपन इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, ये कितनी दे रखी है, आई, जो अपन को निकालना है। इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, बड़े वाले की, तो देखो 2 से लेके 4 के बीच में क्या साइड 2 हो जाएगी, अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल की ये साइड 3 से लेके 4 यानी 1 सेंटीमीटर लंबी होगी, है ना जी। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएगा 5, इसको इधर भेज दो तो 5 = i, तो भाई वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो ऐसे कई बार अपन को ग्राफ के अंदर जिस पॉइंट पे वैल्यू नहीं दे रखी होती है उस पे वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल काम में आता है ना। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट रूल्स आप याद रखें, साइन रूल और कोसाइन रूल। देखो साइन रूल और कोसाइन रूल क्या कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। मान लीजिए ये एंगल अल्फा है और इसके आगे की ये जो साइड है ये है ए, ये मान लीजिए एंगल है बीटा और इसके सामने वाली साइड है मान लीजिए बी, ये एंगल मान लीजिए गामा है और इसके सामने वाली साइड है सी। तो साइन रूल ये कहता था कि साइन अल्फा बाई ए इक्वल टू साइन बीटा बाई बी इक्वल टू साइन गामा बाई सी बराबर कांस्टेंट। यानी किसी भी एंगल का साइन
और उसके सामने वाली साइड का रेशियो हमेशा सेम आता है, यानी दिस एंगल, इस एंगल का साइन अपॉन दिस, ये रेशियो, इस एंगल का साइन अपॉन दिस, इस एंगल का साइन अपॉन दिस, साइन मतलब ये साइन है ना, इनका रेशियो क्या रहता है, हमेशा बराबर रहता है। इसको क्या बोला जाता है, साइन रूल। ओके चलिए, एक ऐसे ही कोसाइन रूल है। क्या कौन सा रूल है, कोसाइन रूल, साइन रूल, कोसाइन रूल। अब जो कोसाइन रूल है वो क्या कहता था कि मान लीजिए ये कोई जनरल ट्रायंगल है ना, ठीक है, साइड है ए बी सी, ठीक है, पी क्यू आर ट्रायंगल मान लीजिए, पी क्यू आर, ठीक है, साइड ए बी सी, ठीक है। अच्छा, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो, उसका कोई भी एंगल पता करना हो, देखो ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी नहीं है, कैसा भी ट्रायंगल है। मान लीजिए मैं कहूँ आपसे कि ये एंगल बताओ, ठीक है, जैसे मान लीजिए एंगल है अल्फा, तो बोला कि कोस ऑफ अल्फा जो होगा, किसी भी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड पता हो, उसमें किसी भी एंगल का जो कोस होता है, जैसे इस एंगल का कोस लिखना है, तो आप देखो किन दो साइड के बीच में बन रहा है अल्फा, अल्फा बन रहा है ए और सी के बीच में, तो इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, माइनस जो तीसरी साइड बच गई सामने वाली साइड, अपॉन ट्वाइस ऑफ जिन दोनों साइड को आपने जोड़ा है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, ये साइन अल्फा कोस अल्फा की वैल्यू हो गई ना। जैसे मान लीजिए मैं इस एंगल को बोल रहा हूं आपके लिए, मान लीजिए ये एंगल है बीटा, तो बेटा चलिए बोलिए कोस बीटा की वैल्यू, भाई बीटा किन किन के बीच में बन रहा है, इन दोनों के बीच में, चलिए कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस तीसरी साइड का स्क्वायर तो सब्ट्रैक्ट करना ही है, अपॉन जिन दोनों को जोड़ा है वो दोनों लिखिए, वो बात समझ में आ रही है। अगर तीनों साइड पता होगा तो किसी भी एंगल का मैं कोस लिख सकता हूँ। अच्छा जैसे मान लीजिए ये गामा है, चलो कोस गामा की वैल्यू बोलने जरा, कोस गामा किन दो साइड के बीच में बन रहा है, बी और सी के बीच में है जी, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये क्या है, कोसाइन रूल, ठीक है। कहाँ काम में आएंगे, जब ये काम में आएंगे तब आपको इनके यूज पता चलेगा कि ऐसे ऐसे ही काम में आ जाते हैं। पर फिलहाल आपको फॉर्मूले दिया है, आप इसको अप्लाई करना सीखिए कि ऐसे अप्लाई कर लेते हैं, जहाँ काम में आएंगे वहाँ पे आपको काम में ले लेंगे, बहुत कम काम में आते हैं पर आते हैं काम में। अच्छा जी, अगला देखिए ये यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री का मेन काम खत्म हो चुका है। किसका काम खत्म हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री का, बात समझ आई। अच्छा अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो आप अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। आप 11th में जिनके पास मैथ है वो पढ़ेंगे, बायो वाले की शायद ही मुश्किल पड़े, तो इसलिए जितने बच्चे बायो के हैं वो तो एकदम ध्यान से देख ही लें, और जो मैथ है वो भी ध्यान से देख लें, क्योंकि मैथ में तो धीरे धीरे चलेगा, पता नहीं कब पहुंचोगे आप यहाँ पे, पर फिर देखो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, चलिए ठीक है, डिफरेंशिएशन के बारे में बताएं। देखो पहले तो आपको मतलब समझिए, देखो जैसे मैं आपसे बोलूं 8 + 3, तो आप बोलोगे सर 11, इसमें एक प्लस क्या है, प्लस एक सिंबल है, ऑपरेटर है, जिसका काम आप अच्छे से जानते हैं, आप बचपन से इसको यूज करते हुए आए हैं, आपको पता है प्लस का मतलब होता है इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वल का मतलब होता है इन दोनों को इक्वल रख दो ना, ये ऐसे ऑपरेटर है। ऐसे डिफरेंशिएशन भी एक ऑपरेटर है, ये कैसे काम करता है ये आपको पता नहीं, जैसे आपको पता चल जाएगा ऐसे काम करता है, तो जैसे आपको ऐड करना आ रहा है ऐसे आपको डिफरेंशिएशन करना भी आ जाएगा, सिंपली एक ऑपरेटर है ना। चलिए पहले तो कुछ डिफरेंशिएशन को समझने के लिए कुछ चीजें समझिए। जैसे मैंने आपसे लिखा y इज फंक्शन ऑफ x, देखो इस स्टेटमेंट में ऐसा पढ़ा जाता है कि y इज फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि एक y ऐसी क्वांटिटी है जो x पर डिपेंड कर रही है, यानी अगर आप x को चेंज करोगे तो y भी चेंज हो जाएगा, है y इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी x भाई दो क्वांटिटी एक दूसरे पे डिपेंड कर सकते हैं ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन है, क्या हर ईयर पॉपुलेशन अलग अलग हो सकती है, यानी टाइम के साथ क्या पॉपुलेशन चेंज हो सकती है, यानी द पॉपुलेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे ना जी। तो ऐसे किसी भी चीज का प्राइस हो गया, जैसे अब जैसे रोज की कोई भी चीज ला रहे हैं, जैसे क्या डे टू डे उसका प्राइस चेंज हो सकता है, यस सर, तो जो उसका प्राइस इज द फंक्शन ऑफ टाइम हो गया ना, इस टाइप से। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x का मतलब है कि y x पर डिपेंड करता है, जैसे कि मान लो एग्जांपल पे मैं कहूं y = 3x² + 2x + 1, इसका मतलब देखो यहाँ पे अगर x की वैल्यू चेंज करोगे तो y की वैल्यू चेंज होने वाली है। अच्छा जी, अब चेंज तो हो रही है, चेंज तो हो रही है, बट जो इम्पोर्टेंट है वो किस रेट से चेंज हो रही है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने y और x के बीच में ग्राफ बनाया, y और x के बीच में मान लीजिए ये ग्राफ आया, ये y है ये x है, तो x की इस वैल्यू पे ग्राफ y की वैल्यू ये,
x की इस वैल्यू पे y की वैल्यू क्या चेंज हो रहा है? यस सर। मान लीजिए x इक्वल टू x1 है, यहाँ पे वैल्यू होगी x2, x1 पे इसकी वैल्यू कितनी आई? y1, और x2 पे इसकी वैल्यू कितनी आई? y2। कितनी आई? y2। अच्छा, तो y x में चेंज कितना हुआ? डेल्टा x। डेल्टा x लिखोगे आप x2 माइनस x1, यानी चेंज इन x। ऐसे ही इस पे लिखोगे डेल्टा y होगा y2 माइनस y1। तो देखो, जब x में चेंज होता है डेल्टा x, तो y में चेंज कितना होता है? डेल्टा y। तो पर यूनिट चेंज यानी dy बाई dx ये बताएगा कि y x के रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है। ओके, चलिए अगर आप गौर से देखो तो ये चीज जो है ये डेल्टा y। अगर मैं इधर से ये ट्रायंगल बनाऊं तो जो ये वाली साइड होगी ये होगी डेल्टा y, और जो ये वाली साइड होगी ये होगी डेल्टा x। होगा? अच्छा जी, और इसके चेंज होने की रेट को अगर ये एंगल मान लो थीटा है, क्या चीज है? थीटा। तो अगर आप इस ट्रायंगल में tan ऑफ थीटा लिखेंगे तो क्या डेल y बाई डेल x आ जाएगा? यस सर। यानी tan थीटा क्या बताता है? चेंज होने की रेट, चेंज होने की रेट बताता है। अच्छा जी, अब देखिए डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू कितना आता है? tan थीटा। यानी और ये जो tan थीटा है ना, यानी किसी भी कर्व का x एक्सिस का जो स्लोप होता है वो ये tan थीटा, इसको बोला जाता है स्लोप। क्या बोला जाता है? स्लोप। ठीक है, इस लाइन का स्लोप कितना? जैसे मान लो थीटा की वैल्यू 60 होती थी, लाइन में होती 30 है, तो यूं कि लाइन का स्लोप कितना है ना। यानी जो डेल y बाई डेल x है ये क्या बता रहा है? स्लोप बता रहा है। अच्छा, अगर आप गौर से देखो कि अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, देखो अगर ये लाइन स्ट्रेट है तो देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। इसका मतलब लाइन का स्लोप सेम है। लाइन का क्या सेम है? स्लोप। तो जब ये सब x एक्सिस के पैरेलल खींचोगे और ये सेम अगर सेम एक स्ट्रेट लाइन है तो क्या स्लोप बराबर आ रहा है? यानी y x के साथ इक्वली रेट से चेंज हो रहा है। बात समझे? पर अगर ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा है, तो देखो ये y ये x। अब देखो क्या थीटा लगातार चेंज होता जा रहा है। देखो y के चेंज होने की रेट चेंज हो रही है। देखो इधर x में अगर आप इतना चेंज करोगे तो y में इतना चेंज हो जाएगा। अगर इस जगह x में इतना ही चेंज करो आप तो y में इतना चेंज नहीं हो रहा, यानी y की अब y में इतना सा चेंज हो रहा है, यानी y के चेंज होने की रेट चेंज हो रही है ना। तो यानी इस कर्व का देखो अलग रेट चेंज हो रही है, अलग अलग पॉइंट पे स्लोप क्या आएगा? अलग अलग आएगा। बात समझ आ रही है? तो जो डेल y बाई डेल x है, डेल y बाई डेल x, इसकी वैल्यू क्या पॉइंट टू पॉइंट चेंज होगी? इसकी वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट चेंज होगी। जैसे मैं मान लीजिए मैं इस दौरान, जैसे मान लीजिए मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहूं तो देखो डेल्टा x क्या होगा? ये सॉरी डेल्टा y, और डेल्टा x क्या होगा? ये हो गया डेल्टा x, ये हो गया डेल्टा y। बात समझ में आई? अच्छा, यानी ये दूरी तो क्या है? डेल्टा x, और ये क्या है? डेल्टा y। अगर मैं डेल्टा y बाई डेल्टा x लिखूं देन दिस बिकम्स स्लोप। पर कहाँ का बनेगा स्लोप? यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट स्लोप वेरी कर रहे हैं ना, अब स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब तो पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रहा है? स्लोप वेरी कर रहा है। तो ये ना इस पॉइंट का स्लोप है ना इस पॉइंट का, ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच का एवरेज स्लोप है। क्योंकि देखो ये तो tan थीटा क्या बताएगा? ये वाला, अगर ये थीटा हुआ तब ये होगा डेल y बाई डेल x। पर देखो लाइन टेक्सचर में आपकी ये वाली जा रही है ना, थोड़ा समझिए इस चीज को ना। देखो कि स्लोप अब कांस्टेंट नहीं है, तो मैं किसी पॉइंट पे स्लोप कैसे पाऊं? जैसे स्ट्रेट लाइन होती, अगर स्ट्रेट लाइन होती तो मुझे पता स्लोप कांस्टेंट है, मैं कहीं से कहीं तक का स्लोप ले लेता, क्योंकि मुझे पता है कि जितना स्लोप इस पॉइंट पे उतना इस पॉइंट पे, तो कहीं से कहीं तक का स्लोप ले लो वो स्लोप सेम आएगा। पर अगर जो चेंज होने की रेट चेंज हो रही है तो हर पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? अलग अलग। तो मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट पे स्लोप बताओ कितना होगा, तो अब इस पॉइंट पे स्लोप कैसे बताएंगे? तो बताने का एक तरीका निकाला गया, ऐसे बोला गया कि मान लीजिए आपको इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप बताना है वो कैसे बताना है। इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कोई कर्व ये वाला ऐसे था, ऐसे, तो जैसे मान लीजिए आपको इस पॉइंट पे स्लोप बताना है, मान लीजिए मैंने कहा इस पॉइंट पे स्लोप बताइए, तो इन्होंने बोला कि जो डेल्टा एक्स है ना वो बहुत कम लो, इतना कम,
ये इतना छोटा लो, मैं इसको जूम करके बना रहा हूँ। देखो ये दो लाइन है और इनके बीच में लाइन कुछ ऐसी जा रही है। क्या ये लाइन कर्व है? यस सर, ये लाइन कैसी है? कर्व है, लगातार घूमती जा रही है ना। पर ये इतना छोटा लिया कि मैं इस छोटे से पार्ट के लिए इसको कैसा मान सकता हूँ? स्ट्रेट मान सकता हूँ ना। देखो जैसे होने को तो अर्थ भी स्फीयर है, ठीक है, तो मुझे तो कैसे दिखाई दे रही है? स्ट्रेट ही दिखाई दे रही है ना। तो अगर जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कुलर कोई कर्व पार्ट है, अगर मैं इसमें से इतना छोटा सा पार्ट काट लूं और इन सबको मिटा दूं साइड वाले, तो ये पार्ट का आपको ये लगभग स्ट्रेट ही हो गया ना। देखो स्ट्रेट लाइन जैसे दिखाई देगा आपको, बात समझ में आ रही है? तो देखो इतना छोटा पार्ट माना कि इस दौरान मैं इस लाइन को क्या मान सकता हूँ? स्ट्रेट। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक कर्वेचर कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ। तो अब मैं अगर इसके साथ ये डेल्टा वाई निकालूंगा और मैं लिखूंगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो वो इस ड्यूरेशन का एवरेज रेट बताएगा। क्या बताएगा? एवरेज रेट। पर क्या तुमने इसको यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन मान लिया? क्योंकि ये जो गैप है ये बहुत कम है, तो क्या मैं इसको इस पूरी लाइन का स्लोप इतनी छोटे सी जगह का स्लोप का कांस्टेंट मान सकता हूं? तब मैं इसको ये बोल पाऊंगा कि ये इस पॉइंट का भी स्लोप है और इस पॉइंट का भी। अगर मैं ये इंटरवल बड़ा ले लेता, जैसे यहां से यहां तक ले लेता, तो जो डेल्टा एक्स होता और डेल्टा वाई आपका ये वाला चेंज होता। पर अब इस दौरान ये लाइन कैसी स्ट्रेट नहीं है, तब मैं नहीं बोल सकता जो स्लोप आएगा। अगर इस ड्यूरेशन का अगर मैं स्लोप लूंगा तो ये डेल्टा एक्स ये डेल्टा वाई, तो tan थीटा आपका ये वाला आएगा भाई। वो तो इस लाइन का स्लोप आ गया, आपको तो इस कर्व का स्लोप चाहिए। तो क्या ये जो आपने स्लोप निकाला इस ड्यूरेशन के लिए, क्या वो इस पॉइंट का स्लोप है? नहीं सर, जब इस लाइन का स्लोप तो इस पॉइंट पे इतना सा है, पर आपने तो ये वाला निकाल दिया, ठीक है। क्या इस पॉइंट का स्लोप है? नहीं। क्या इस पॉइंट का स्लोप है? नहीं। ये तो इस ड्यूरेशन का एवरेज स्लोप है। तो अगर आपको इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो इसने बोला इतना छोटा सा एलिमेंट लीजिए कि इसके बीच का पार्ट आप लगभग स्ट्रेट मान सकें। तो ये जो वेरिएशन हो गया डेल्टा एक्स और ये हो गया डेल्टा वाई। इसको मैं इस पॉइंट का स्लोप तब कहूंगा जब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होगा। यानी ये एलिमेंट अगर मैं बहुत छोटा लूंगा तब मैं इस चीज को क्या बोलूंगा? इस पॉइंट का स्लोप। अब ये निकालने के लिए इसको इस चीज को शॉर्टकट में लिखा गया dy by dx is a very small change in y when x is changed very small। तो ये किसी भी एक पॉइंट के ऊपर क्या बताता है? स्लोप बताता है। और इस dy by dx को बोला गया, इसको पढ़ते कैसे हैं? देखो इसको ऐसा पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंस इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको कैसा पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन, है ना। क्या चीज है? dy by dx। तो dy by dx को कैसे बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। निकालेंगे कैसे? वो बात की बात है। अब आप इसका मतलब समझिए, dy by dx क्या है? किसी भी पॉइंट पे स्लोप है। जैसे मैं कहूंगा इस पॉइंट पे स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचो और ये ले लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थीटा। तो जो tan थीटा इस पॉइंट के ऊपर जो dy by dx आएगा वो आएगा इस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचोगे। देखो अगर मैं इस पॉइंट पे स्लोप पूछूं तो इस पॉइंट पे टेंजेंट, तो ये और ये एंगल दोनों अलग अलग हो सकते हैं ना। ये एंगल कितना हो सकता है? थीटा 1। देखो पॉइंट टू पॉइंट क्या चेंज हो रहा है? स्लोप चेंज हो रहा है। यानी कुल मिला के डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, ठीक है। या मैं इसको बोल सकता हूं स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट। ये तो डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ। बात समझ में आई? चलिए दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे मान लीजिए एक कर्व ऐसा है, ठीक है। जैसे मान लो ये लाइन है y इक्वल टू 5, ठीक है। y देखो x को, अब स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप तो पूरी लाइन का कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कैसा रहता है? कांस्टेंट। अगर मैं x को इतना वैरी करूं तो y1 की वैल्यू भी 5 आएगी और y2 की वैल्यू भी कितनी आएगी? 5। तो अगर जो मेरा dy by dx है या जो डेल्टा y by डेल्टा x निकाल दो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए तो डेल्टा y by डेल्टा x dy by dx के बराबर होगा, क्योंकि उस पे तो स्लोप क्या रहता है? कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू क्या 0 आने वाली है, क्योंकि y में तो चेंज हो ही नहीं रहा। y तो इस पे भी इतना ही है इसमें, क्योंकि y x के साथ चेंज ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना y में चेंज कितना है x के साथ? 0। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी कांस्टेंट वैल्यू का, यानी जो वैरी नहीं कर रही, जो क्या नहीं कर रही, जो चेंज नहीं हो रही, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फर्स्ट होता है डिफरेंशिएशन का कि डिफरेंट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपका? 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मैं कहूं
डी वाई डी एक्स 5, तो वैल्यू आएगी भाई 0, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट हो गया ना, 5 की वैल्यू 5 की वैल्यू चेंज थोड़ी होगी। अगर 5 चेंज ही नहीं हो रहा तो चेंज इन 5 इक्वल टू कितना आएगा 0, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अभी आप थोड़ा थोड़ा इसका फिजिकल मतलब समझिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो कर्व का क्या कहलाएगा आपका स्लोप, और इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए वेरिएबल, किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कोई फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये डायरेक्टली निकालते कैसे, अपन इसको यूज कैसे करेंगे वो अभी थोड़ी देर बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। आप यहाँ तक की थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ें। ओके, थैंक यू।